जो फॉर्म है जुगल जी का, ये आगे सर लेटेस्ट 2024 का 2024 का ने बैंक का देना है कितना 20,42,956.81। ये 2019 का फॉर्म है इनका। 34 करोड़ 53,14,232। ये एमपी साहब ने 34 करोड़ का लोन क्लियर किया है। ये पैसे एमपी साहब के पास कहाँ से आए हैं? सर आपको आपत्ति क्या है? ये 2019 में रहा होगा इनका लायबिलिटी, आज 2024 है, उन्होंने लायबिलिटी से मुक्त कर दी होंगी। कहाँ से इतना पैसा जनरेट हुआ? अकाउंट इनका एनपीए हो चुका है, अगर लोन चुकता हो चुका है, अगर 34 करोड़ जमा हो गया है लिंक रोड ब्रांच में या जेके बैंक में, बताने की आपत्ति क्यों है? कि आप पे तो डेफर्मेशन का केस होने वाला है, आपको ये सब भुगतना पड़ेगा कोर्ट में जाकर जो आपने जुर्रत की है। मैं तो इंतजार में हूं कि ये मुझे नोटिस भेजें, लेकिन नोटिस नहीं आएगा। जिन लोगों के पास ये एफिडेविट जमा हुआ है उनकी क्या जिम्मेदारी थी? जुगल जी को कहना चाहिए था, जुगल जी ये मिसमैच को क्लैरिफाई कीजिए, और अगर वो क्लैरिफाई नहीं करते तो इसी बुनियाद पे उनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए था। कहीं शेख शकील किसी को बदनाम तो नहीं कर रहा? कहीं शेख शकील का जुगल किशोर से कोई पर्सनल ग्रजेस तो नहीं है? मैंने जिनके ऊपर सवाल खड़ा किया है वो एक बहुत ही मजबूत संगठन से जुड़े हुए हैं। यही कंप्लेंट अगर किसी अपोजिशन लीडर की होती तो आप देखते कि जो मशीनरी है वो बड़ी एक्टिवेट होनी थी। फिक्स मैच आपने अभी कहा, ये फिक्स मैच किसके किसके बीच खेला गया? इसमें अपोजिशन शामिल थी? अपोजिशन शामिल थी। उसको तो फायदा होता है जुगल जी हट जाते तो। मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था वो रोल उन्होंने नहीं प्ले किया, क्योंकि ये लोग डरते हैं। कैरियरिस्ट अप्रोच है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं से दबाव आता है। अगर क्योंकि मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी कभी गले का फंदा बन जाते हैं। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं कि कविंदर गुप्ता जी की उमाड़ा मोड़ पे उधमपुर में जो 10 मरले की कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहां दुकानें और फैक्ट्रियां हैं, वो मॉर्गेज हैं इस केस में, हिमगिरी के केस में। जेके बैंक ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हमारी भी बदनामी हो रही है साहब इसमें? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जो एक इंटेलिजेंट और सीजन्ड जर्नलिस्ट को मुझे ग्रिल करना चाहिए, पूछना चाहिए था। आई सल्यूट यू फॉर दैट। सड़क पे चलने से डर लगता है? देखिए रविंदर भाई, मुझे डराने की तो बड़ी कोशिश की जाती है, दाएं बाएं से बड़े मैसेज भी आते हैं, पीएसओ ले लो, उठा देंगे, ये कर देंगे। ये चीज़ें पब्लिक होंगी ना इस लोन की, इसमें बड़ी खुशबू निकलेगी। खुशबू कब आएगी साहब? ये खुशबू आएगी, आप देख लेना। आपको क्या लगता है ये जो मेहनत हो रही है ये रायगान जाएगी? परिवार किस तरह से देखता है वो भी तो देखते होंगे आप, जब इस तरह खुलकर सामने आते हो तो। अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो फिक्रमंद तो होते हैं। आ मना चलचे लिंक रोड उथों लियाचे नोट ही नोट। लिंक रोड है KL सैगल चौक, जिथे मिलते नोट ही नोट। व्हाट नेक्स्ट? वो जस्टिस कहाँ से आएगा? वो खुशबू कहाँ से आएगी? व्हाट नेक्स्ट? ये गुस्ताखी है, ये जुर्रत है, ये बेवकूफ़ी है, या सच बोलने की हिम्मत है, या फिर अंधों के शहर में आईने बेच रहे हैं शेख शकील साहब? शकील साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया रविंदर भाई, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आप अपने सोशल मीडिया पर, सोशल हैंडल पर डालते रहते हो जुगल किशोर जी के बारे में। आपने बड़े गंभीर आरोप उन पर लगाए और हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप पे तो डेफर्मेशन का केस होने वाला है, आपको ये सब भुगतना पड़ेगा कोर्ट में जाकर जो आपने जुर्रत की है, या फिर मैं गुस्ताखी कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, या सच बोलने की हिम्मत कहूँ। उसके लिए आपको कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा, लेकिन आज तक नोटिस कोई आया नहीं आपको? कोई नोटिस नहीं आया रविंदर भाई। मैं तो इंतज़ार में हूँ कि ये मुझे नोटिस भेजें, लेकिन नोटिस नहीं आएगा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आपने कहा 2019 का एफिडेविट जो जुगल किशोर जी ने भरा था 2019 की इलेक्शन में, और जो 2024 में वापस एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया, उसमें जोल है। ये क्या है पूरी बात? रविंदर भाई, मेरी कोई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी कोई पर्सनल कोई लागतबाजी नहीं है जुगल जी के साथ। सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक डुग्गर प्रदेश का बेटा होते हुए, मैं अपना एक जो राइट मुझे कानून ने दिया है, भारतीय संविधान ने जो मुझे राइट दिया, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने मुझे राइट दिया है, मैंने सिर्फ उसके अंदर रह के अपना काम किया है। अपने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि मिसमैच है, डिस्क्रिपेंसी है इनके दोनों एफिडेविट्स में। साल 2019 में जुगल जी कहते हैं कि मैंने 13.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,
जिसको 3 मेगावाट का चंबा में हिमाचल प्रदेश में हाइडल प्रोजेक्ट मिला है। और साथ में वो लिखते हैं कि मैं वन ऑफ द ग्रंटर हूँ, वो ग्रंटर है इस हिमगिरी लिमिटेड के। और जो लोन हुआ है लिंक रोड ब्रांच जेके बैंक की, उसमें जुगल किशोर जी डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ मिलकर, कविंदर जी के साथ मिलकर ये पर्सनल गारंटी दी है। और मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल लाइबिलिटी जो है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसका मैं गारंटर हूं, वो टोटल लाइबिलिटी मेरे ऊपर भी स्टैंड करती है 34 करोड़ रुपए की। ये 2019 की बात कर रहे ये हैं? 2019 की बात कर रहा हूं। तो अब लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट जो 2024 का एफिडेविट इन्होंने जो 30 मार्च 24 को फाइल किया है, ये कहते हैं कि मेरी लाइबिलिटी अब 20 लाख रुपया है। तो मैंने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सचिन कुमार वैश्य जी, 6 तारीख को स्क्रूटनी थी, मैंने 4 तारीख को उनके पास रिटर्न में एक कंप्लेंट फाइल की कि जुगल जी से पूछिए कि भाई ये मिसमैच क्यों है। और मेरा बेसिक मकसद कोई जुगल जी को कोई बदनाम करने का नहीं है, वो लोगों को बताएं कि ये लाइबिलिटी कैसे क्लियर हुई। ठीक है, तो अगर क्लियर हुई तो किस एसेट से हुई? ये इनकम कहाँ से जनरेट? ये कहां से इतना पैसा जनरेट हुआ? अकाउंट इनका एनपीए हो चुका है। लिंक रोड ब्रांच में जो हिमगिरी का अकाउंट है वो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। आपको क्या जवाब मिला साहब से? मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया, और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर की जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती थी सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक, सचिन कुमार वैश्य जी ने 6 तारीख को मेरी कंप्लेंट पे सवाल पूछना चाहिए था और जुगल जी को कहना चाहिए था, जुगल जी ये मिसमैच को क्लैरिफाई कीजिए। और अगर वो क्लैरिफाई नहीं करते तो इसी बुनियाद पे उनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए था। और बड़े अफसोस की बात है रविंदर जी, ये नुक्ता जो है रमन बल्ला जी ने भी नहीं उठाया, और जो बाकी कैंडिडेट्स थे, क्योंकि 4 तारीख को मैंने बिल्कुल पब्लिक ये बात कर दी थी, 6 तारीख को स्क्रूटनी थी, लेकिन अंदर पूरा एक फिक्स्ड मैच खेला गया। और इस नुक्ते के ऊपर जुगल जी से कोई बात नहीं पूछी गई। फिक्स मैच आपने अभी कहा, ये फिक्स मैच किसके किसके बीच खेला गया? इसमें अपोजिशन शामिल थी? अपोजिशन शामिल थी। उसको तो फायदा होता है जुगल जी हट जाते तो। मैं आपको वही कह रहा हूं, ये इनका तो यही फिक्स मैच था कि इलेक्शन लड़ते हैं, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाएंगे, ये फिक्स मैच था जो मैं आपको साफ बात कहूंगा। अदरवाइज क्या कुछ सौदेबाजी हुई होगी इस पे भी? देखिए ये तो, लेकिन अपोजिशन क्यों इस पे हाँ हामी भरेगी? उसको उनको तो एक मुद्दा मिल गया था। ये आप मुझे एक चीज बताइए, मैं 1 अप्रैल से मैं पब्लिक के बीच में था, और रविंदर भाई जिस दिन चुनाव होने थे उसके एक दिन पहले शाम को 5:30 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कांग्रेस पार्टी की ये एक्सप्लेनेशन बनती है कि उन्होंने 6 तारीख को स्क्रूटनी के वक्त ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था ना, ये पब्लिक में था ये मुद्दा, लेकिन नहीं उठाया। और दूसरी बात, 7 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर साहब मुझे चिट्ठी भेज देते हैं, 6 को स्क्रूटनी होगी, फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। और 7 तारीख को मुझे चिट्ठी भेजते हैं शाम को, कहते हैं जी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मैं क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं, जब सेक्शन 36 कहती है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 1 या 2 दिन का वक्त देना चाहिए था जुगल जी को, कि जुगल जी जाइए बैंक का एनओसी लाइए, एनडीसी लाइए, और मुझे क्लियर कर दीजिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। उनका जवाब दीजिए कि भाई अगर, तो देखिए मैं आपको साफ बात कहूंगा रविंदर जी, अगर लोन चुकता हो चुका है, अगर 34 करोड़ जमा हो गया है लिंक रोड ब्रांच में या जेके बैंक में, बताने की आपत्ति क्यों है? आपत्ति क्यों? आप मुझे बताइए पर्दादारी क्यों है रविंदर भाई? ये किस बात की? अगर मैंने लोन चुकता कर दिया है, मैं, आप भी कार लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, अगर आपने चुकता कर दिया है, मैं इल्जाम लगाता हूं रविंदर भाई डिफॉल्टर है, तो आपको अपना कागज दिखाने में क्या आपत्ति है? अगर जुगल जी ने लोन क्लियर कर दिया 34 करोड़ रुपए का, आप देखिए 25 दिन उनके पास थे, और सबसे बड़ी बात थी, उनको कहना चाहिए था अवाम को, अपने वोटर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर यहाँ तक मुझे नहीं पता इस पर क्या हो सकता है कि उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, अपना क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, लेकिन आपके सवाल ज़्यादा होते हैं। अगर वो दिखा भी देते, आपको वो एनओसी दिखा भी देते, आगे का सवाल शेख साहब आपका ये होता कि ये चुकता कैसे हुआ, तो शायद उनको लगता है कि एनओसी तो मेरे पास है, अगर मैं इसको दिखा दूंगा तो इसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा, चुकता कैसे किया। सबसे बड़ी बात यह है, अगर तो लोन चुकता हुआ है, हाँ। सबसे पहले तो जनता को ये जानने का हक है कि इतना बड़ा जो लोन है 34 करोड़ का, वो चुकता कैसे हुआ, और क्या कोई वन टाइम सेटलमेंट हुई है।
और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है पूरा लोन ही माफ़ कर दिया गया हो। तो शायद ये इसमें से सवाल निकलते जो आप मुझे पूछ रहे हैं। आपको जवाब नहीं मिले? मुझे जवाब नहीं मिले। उसके बाद क्या किया आपने? आपका एक वीडियो और देखा था मैंने, किसी ऑफिस के बाहर खड़े होकर आप कुछ अपने वो वीडियो डाला था और बड़ी बेबाकी से, शेख साहब मैं आपका मुरीद हो गया। एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए ना, ये नहीं, ये सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, ये बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। वो क्या वीडियो था जो आपने एक ऑफिस के बाहर खड़े होकर, शायद क्या नाम था उनका, निर्वाचन सदन, पोले साहब के वो क्या वो मसला है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो था? हाँ, देखिए, जब मेरी एप्लीकेशन गैर कानूनी तौर के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने वापस कर दी मुझे और कहा कि आप कोर्ट में जाइए, तो मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, बाहू प्लाजा में बैठते हैं हमारे मिस्टर पी.के. पोले, वो भी IAS ऑफिसर है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। तो मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया 12 तारीख को मैंने 52 पेजेस की कंप्लेंट जो है अलॉन्ग विद ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स वो मैंने पोले साहब को दी और मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत लगाई श्री सचिन कुमार जी के। उन्होंने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो परफॉर्म करनी चाहिए थी वो नहीं परफॉर्म की। मेन टाइम में क्या कहा उन्होंने आपसे? वो आपसे मुलाकात की उन्होंने? कोई मुलाकात नहीं, मैंने उनके ऑफिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी। और फिर उसके बाद मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा, मुझे पोले साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। 22 तारीख को रविंदर भाई, मैंने 22 तारीख को RTI के थ्रू फिर उनके मैं दफ्तर में गया। मैंने उनके दफ्तर में RTI एप्लीकेशन दी सूचना के अधिकार के तहत। मुझे बताइए कि जो मैंने कंप्लेंट आपके पास दर्ज कराई है 12 तारीख को, आपने क्या एक्शन लिया? और दर्ज करवाने के बाद मैं फिर इनके दफ्तर के बाहर आया, फिर मैंने 1 मिनट की वीडियो की कि इस वक्त मैं निर्वाचन सदन में हूँ और पोले साहब के दफ्तर में आया हूँ, इंसाफ मांगने आया हूँ, उनसे यह पूछने आया हूँ मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया। और उसी रात को रविंदर भाई मुझे ईमेल से पोले साहब का ऑफिस इन्फॉर्म करता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो तो हमने 15 अप्रैल को निर्वाचन सदन दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपकी कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड कर दी है। तो मीनिंग देयर बाय जो दरख्वास्त मैंने 12 को दी पोले साहब को, उन्होंने 15 तारीख को उसको न्यू दिल्ली भेज दिया गया है, सेंट्रल ऑफिस जो इलेक्शन कमीशन का है, और वहाँ से भी मुकम्मल खामोशी है रविंदर भाई, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपनी अर्जी भेज दी है, उनको मिल चुकी है। वहाँ क्या एक्शन हो रहा है अभी तक उसके बारे में कोई वाकफियत नहीं है। शेख साहब, सवाल ये है कि अगर आपको जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ये वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, लोग बड़ा संजीदगी से इसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कहीं शेख शकील किसी को बदनाम तो नहीं कर रहा, कहीं शेख शकील के हुजूर किशोर से कोई पर्सनल ग्रजेस तो नहीं है। उसके बावजूद भी आपको जवाब नहीं मिल रहे। आप आज तक इंतज़ार कर रहे हो, व्हाट नेक्स्ट? आप चुपचाप बैठ जाएंगे, खेल ख़त्म, कोई सुनने वाला है नहीं? मैंने कहा कि अंधों के शहर में आप आईने बेच रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्या नेक्स्ट होगा? मैं उस आदमी से सवाल पूछ रहा हूँ जो कानून का जानकार है। अगर उसके साथ ये हो रहा है तो आम आदमी की बात समझ लो आप। रविंदर भाई, जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने चीज़ों को कभी रास्ते में नहीं छोड़ा। आप देखिए, साल 2000 से मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ को खाली कराने की जंग लड़ रहे हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि जब तक बंगले खाली नहीं होंगे आप देखेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं, मुझे अपने संविधान पे, अपने जुडिशल सिस्टम पे मुझे पूरा यकीन है और मैं प्रयास में। किस यकीन की बात कर रहे हैं शेख साहब? आपको निर्वाचन आयोग के ऑफिस के बाहर जाकर वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, आपकी दी हुई रिटन कंप्लेन का कोई जवाब नहीं मिल रहा, आपके पास प्रूफ हैं 2019 के, 2024 के, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। आप किस यकीन की बात कर रहे हैं? थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, मैं देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। देखिए, जो लोग सत्ता में होते हैं ना, उनको कुछ एडवांटेजेस अटैच होते हैं। यही कंप्लेंट अगर किसी अपोजिशन लीडर की होती तो आप देखते कि जो मशीनरी है वो बड़ी एक्टिवेट होनी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैंने जिनके ऊपर सवाल खड़ा किया है वो एक बहुत ही मजबूत संगठन से जुड़े हुए हैं। वो संगठन पिछले 2 टेन्योर से पावर में है, ठीक है। और तमाम ये जो, मुझे बड़े दुख से ये बात आपसे कहनी पड़ती है कि जो फेयरनेस, जो बोल्डनेस
मुझे तवक्को थी डिप्टी कमिश्नर जम्मू से, बीइंग रिटर्निंग ऑफिसर, और ख़ास तौर पर अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से, जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था वो रोल उन्होंने नहीं प्ले किया, क्योंकि ये लोग डरते हैं, कैरियरिस्ट अप्रोच है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं से दबाव आता है। मैं खुल के बात तो विश्वास किस पे करते हो? अब मुझे विश्वास तो अपने टेम्पल ऑफ जस्टिस पे है, और आप देखेंगे ये मामला अल्टीमेटली रविंदर भाई, ये आप देखेंगे कि टेम्पल ऑफ जस्टिस में जाएगा। और अभी आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल खामोश है इसके ऊपर। ये एक क्लियर कट केस है डिस्पैरिटी का, मिसमैच का, फॉल्स एफिडेविट का। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा रविंदर भाई कि इस किस्म की खुशबू निकलेगी इस हिमगिरी के बैंक लोन केस में कि जम्मू कश्मीर में लोग मिसालें देंगे। तभी तो मैं कहता हूँ आ मना चलचे लिंक रोड उथवान लियाचे नोट ही नोट, आ मना चलचे लिंक रोड उथवान लियाचे नोट ही नोट। लिंक रोड है KL सैगल चौक जिथे मिलते नोट ही नोट। आप देखिए 34 करोड़ रुपया NPA अकाउंट, हिमाचल प्रदेश में पावर प्लांट लगाना था, वहाँ पावर प्लांट नहीं लगा, अकाउंट NPA हो गया। ये पैसा गया तो गया कहाँ, कोई पूछताछ नहीं है। आपने ये सब सवाल जो हैं JK बैंक के चेयरमैन साहब से पूछे, उनसे कोशिश की पूछने की, या वहाँ कोई एप्लीकेशन दी, वहाँ RTI लगाने की कोशिश की कि आपका ये पैसा कहाँ पे है, उस पर कुछ बातचीत हो रही है? या लिंक रोड या JK बैंक ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हमारी भी बदनामी हो रही है साहब इसमें? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जो एक इंटेलिजेंट और सीजन्ड जर्नलिस्ट को मुझे ग्रिल करना चाहिए, पूछना चाहिए था। आई सल्यूट यू फॉर दैट। सबसे पहले मैंने RTI एप्लीकेशन JK बैंक में दी थी, आज से 1.5 साल पहले। मेरी RTI एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, कहा गया ये फिड्यूशरी एक ट्रस्ट का एक रिलेशन है बिटवीन लोनी एंड द बैंक, हम ये सूचना जो है इसको पब्लिक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रविंदर भाई मैंने फर्स्ट अपील दायर की जोनल हेडक्वार्टर्स जो बैंक के पनामा चौक में है। मेरी फर्स्ट अपील को भी खारिज किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा कि जो PIO ने, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो क्या फैसला था? यही फैसला कि सूचना पब्लिक के साथ नहीं शेयर कर सकते हम। जी ठीक है। मेरी कंटेंशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जो NPA अकाउंट हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, आप उन डिफ़ॉल्टर्स के नाम जो हैं वो पब्लिक कर सकते हैं। तो इसी बात के ऊपर फिर उसके बाद देखिए, मैं यहाँ भी नहीं रुका रविंदर भाई, आई अप्रोच्ड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यू दिल्ली। मैंने वहाँ सेकंड अपील फाइल की, और अभी कोई 1 महीना पहले मेरी वो भी अपील जो है वो खारिज कर दी गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक ने इतना, जिसे मैं कहूँगा कि रेजिस्ट किया, इतना फाइट किया। वो कहते जी हम ये सूचना जो है पब्लिक नहीं कर सकते। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब शायद मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है इस मामले के ऊपर, लेकिन मैं किसी क्वार्टर में भी रविंदर भाई खामोश नहीं रहा। ऐसी क्या बात है कि जम्मू कश्मीर बैंक भी जो है इस सारे मामले को खोलना नहीं चाहता, पब्लिक को बताना नहीं चाहता। जो बाकी डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच होती हैं, उनके घरों के बाहर डोल बजाए जाते हैं, उनकी तस्वीरें डेली एक्सेल्सियर में और स्टेट टाइम्स में पब्लिश होती हैं। एनफोर्समेंट टीम्स जो है उनके घरों में जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कुड़क करती हैं। और आपको मज़ेदार बात बता दूं, कविंदर गुप्ता जी की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उधमपुर में, दुकानें और एक फैक्ट्री, वो मॉर्गेज है इस केस में, मॉर्गेज है। हमारे आप जो कह रहे हैं ये सब बड़ा स्टडी करने के बाद कह रहे हैं, ये बयानबाजी जो आप कर रहे हैं कि उनका मॉर्गेज है उधमपुर में, ये आपने पूरा स्टडी किया है? रविंदर भाई मैं अगर, क्योंकि मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी कभी गले का फंदा बन जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कविंदर गुप्ता जी की उमाड़ा मोड़ पे उधमपुर में जो 10 मरले की कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ दुकानें और फैक्ट्रियाँ हैं, वो मॉर्गेज हैं इस केस में, हिमगिरी के केस में। डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी 3.5 कनाल ज़मीन सुंजवा में, ये जो बठिंडी के साथ सुंजवा है, वहाँ 3.5 कनाल ज़मीन उनकी मॉर्गेज है। डॉक्टर निर्मल सिंह पर्सनल गारंटर हैं, जुगल जी पर्सनल गारंटर हैं, कविंदर गुप्ता जी पर्सनल गारंटर हैं, ममता सिंह जी डायरेक्टर हैं हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ये 3 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट
जो कि चंबा में इनको मिला, जिसके लिए इन्होंने फाइनेंस लिंक रोड ब्रांच से लिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से रविंदर भाई बात कर रहा हूँ, आज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 सालों से बात कर रहा हूँ हिमगिरी के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, वाजा मारियाँ बुलाया कई बार हो, किसी ने मेरी गल ना सुनी। अब सवाल जो है ये 2019 का जो एफिडेविट जुगल किशोर साहब का, 2024 का एफिडेविट है, इसके बीच का सवाल है। जी शकील साहब, आपने हर दरवाज़ा खटखटाया, हमने आपको, मुझे लगता है कोई ऐसा रहा नहीं जहां आप गए नहीं। इस सब के बावजूद, इतना पब्लिकली आने के बावजूद, इतनी बुलंद आवाज़ में अपनी बात कहने के बावजूद, सड़क पे चलने से डर लगता है? देखिए रविंदर भाई, मुझे डराने की तो बड़ी कोशिश की जाती है, दाएं बाएं से बड़े मैसेज भी आते हैं, PSO ले लो, उठा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक यकीन है उस खालिक कायनात के ऊपर, उस रब पे मुझे बड़ा यकीन है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे होते हैं, रब आपके साथ होता है, तो मुझे तो कोई डर लगता नहीं है इन धमकियों से, या ये जो दाएं बाएं से मुझे मैसेज कन्वे। अच्छा, फिर मुझे करते क्या है, मुझे मैसेज भिजवाते हैं, लोन तो हमने दे दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद ये भी मैसेज आते हैं कि भाई आउटसोर्स कर दिया हमने, किसी को बेच दिया है। तो मैं उनको, जिन रिस्पेक्टेबल लोगों के थ्रू ये मुझे इनडायरेक्टली कन्वे करते हैं, मैं इनको कहते हैं अगर लोन पे हो गया है या किसी को आपने आउटसोर्स कर दिया है तो बता दीजिए। अगर आपने लोन की अदायगी कर दी है तो ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट करने में और बताने में इतनी झिझक क्यों है। लेकिन मैं रविंदर भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये इस किस्म की, मैंने आपको कहा ना, जब ये चीज़ें पब्लिक होंगी ना, इस लोन की, इसमें बड़ी खुशबू निकलेगी। खुशबू कब आएगी साहब? ये खुशबू आएगी, आप देख लेना। आपको क्या लगता है ये जो मेहनत हो रही है ये रायगां जाएगी? आपको क्या लगता है कि ये जो मामला पब्लिक के बीच में आ गया है, क्या ये इसको दबाने से ये दब जाएगा? शेख साहब, कुछ पर्सनल सवाल हैं आपसे। जिस तरह की रिपोर्टिंग मैं करता हूँ, रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, लेकिन घर वाले, उनका डर जायज़ है, मुझे टोकते भी हैं, हाँ, कि अपनी हद में रहकर बात किया करो। इसी तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, परिवार किस तरह से देखता है? वो भी तो देखते होंगे आप, जब इस तरह खुलकर सामने आते हो तो क्या रिएक्शन होता है उनका? डेफिनेटली जो अपने चाहने वाले हैं, अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो फिक्रमंद तो होते हैं। कई दोस्त जो मेरे वेल विशर्स हैं वो मुझे सलाह देते हैं, यार अच्छी भली तेरी वकालत है यार, काम करना यार, ये कौन सा तुझे जुनून चढ़ गया सफाई करने का, ये तो काम खुदाई काम है, तू किस कामों में पड़ गया। अलग अलग मेरे, जिसे कहते हैं, सजेशंस मुझे आती हैं। लेकिन पता नहीं, एक बात है, मुझे एक बार किसी हाई कोर्ट जज ने, सिटिंग जज थे वो, अब रिटायर हो चुके, उन्होंने मुझे कहा था, यार शकील अच्छा खासा काम है, अच्छी बहस करते हो यार, ये किन पंगों में आप पड़ गए हो, छोड़ो इसको यार, कोई कुछ सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो मैंने उनको एक चीज़ कही थी, ये कोई ताकत है जो मुझसे ये काम ले रही है, ये मैं नहीं कर रहा, शायद मैं ख़राब हो गया हूँ, पता नहीं ये कौन सा मुझे ऊपर वाले ने किसी तरफ लगा दिया है कि यार जहाँ कहीं कुछ लगता है कि गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। तो ये वही एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है कि यार शायद हम लोग ज़्यादा कुछ कर ना पाएँ, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर है, ना कोई जमात है, ना कोई मेरे पास कोई ऑफिस है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो मुझे कानून ने हक दिया है रविंदर भाई, या तो ना मुझे एक अंदर से एक फीलिंग हो मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे रविंदर भाई जो प्यार मिल रहा है ना अपने लोगों का, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो इसलिए प्यार मिल रहा है कि पहले बड़े तंजिया फिक्रे मेरे बारे में कसे जाते थे, ये चोर है, ये ब्लैकमेलर है, ये बड़ा एक आम लफ्ज़ था जम्मू में। लेकिन जब आपके ऊपर इस किस्म के ताने आपको जो मारे जाते हैं ना, आप रात को सो नहीं पाते। आपका ज़मीर कहता है कि आई हैव टू प्रूव माई क्रिटिक्स रॉन्ग, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सच्चाई लोगों को बतानी है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपको सोने नहीं देती। शेख साहब, आपने जितने दरवाजे खटखटाए, या तो उनके पार आवाज़ नहीं जाती, उनकी चादर इतनी मोटी है, या उनको जंग लगा हुआ है, वो खुलना ही नहीं चाहते। आखिरी सवाल, व्हाट नेक्स्ट? वो जस्टिस कहाँ से आएगा, वो खुशबू कहाँ से आएगी? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, जहाँ मैं ये कहूँगा कि जिसे हम टेम्पल ऑफ जस्टिस कहते हैं, इंसाफ का जो दरवाज़ा है, जहाँ बड़ी बुलंद आवाज़ से मैं वकालत करता हूँ, और आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जितने भी मैंने पब्लिक इश्यूज़ रविंदर भाई जब मैं लेके जाता हूँ, कभी मुझे नाउम्मीदी नहीं हुई,
और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिस मैटर इंशाल्लाह आखिरी पड़ाव वही है। आखिरी पड़ाव वही। युगल किशोर जी का ये 2019 और 2024 का एफिडेविट का मसला हम पहले भी उठा सकते थे, पोलिंग से पहले उठा सकते थे इसको, हमने जानबूझकर नहीं उठाया। हम ऐसा नहीं प्रटेंड करना चाहते थे कि हम कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हम उनके वोटर को उनके अलग करना चाहते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मेरी ये कोशिश थी कि ये सच सामने आए, जो इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं वो कितने सच्चे कितने झूठे। हम ये इसीलिए हमने पोलिंग का इंतज़ार किया, पोलिंग हो गई, उसके बाद हमने ये इंटरव्यू करना मुनासिब समझा। और शुरुआती दौर में मैंने कहा ये जुर्रत है, ये गुस्ताखी है, ये बेवकूफ़ी है, या फिर सच बोलने की ताकत है। ये शेख साहब फैसला करें, आप लोग फैसला करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि शेख साहब जो कह रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जिन जवाबों की वो तलब चाहते हैं, क्या वो जवाब उनको मिलने चाहिए? क्या ये सब आप जानना चाहते हो? 2019 और 2024 के बीच जो डिफरेंस है ये कहां पे है? ये जवाब आप जानना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने कमेंट जो हैं बड़ी ईमानदारी से लिखना, बड़ी ईमानदारी से। शुक्रिया शकील साहब, हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटफुल। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।